हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 के हायर एजुकेशन वाले यूनिट का अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक अपने देश में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए थे इसके बारे में अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अपने देश में किस प्रकार के इंस्टीट्यूट अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे और वो इंस्टीट्यूट किस प्रकार से अपने देश की उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए थे। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी आज़ादी के बाद अपने देश में किस प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया, अलग अलग आयोगों का गठन किया गया और उन आयोगों ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस प्रकार के सुझाव दिए। तो चलिए देखते हैं कि अपने स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से उच्च शिक्षा के विकास के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और फिर उस प्रयासों का सबसे लास्ट में जो है नई शिक्षा नीति 1986 के बाद फिर 2020 में जो नई शिक्षा नीति बनी, इन दोनों में क्या क्या प्रावधान किए गए। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा अपने देश में बहुत ही जरूरत थी, बहुत ही आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो शिक्षा नीति थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और वो पूरी तरह से विभेदीकृत नीति थी। तो अपने देश के लोगों के द्वारा अपने देश के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी स्किल को बेहतर करने के लिए और अपने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के लिए जो है अनेक आयोगों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले 1948 ईस्वी में देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और यह आयोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, ये अपने देश के पहले जो है उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। देखिए, उन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि अपने देश की जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और इसको सुधारना हम लोग को बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 10 की बजाय 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की जाए और विश्वविद्यालयों में प्रवेश जो है इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात। पहले क्या होता था कि हाई स्कूल के बाद ही स्टूडेंट को उच्च शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। तो इस चीज़ को इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही किसी का हायर एजुकेशन में एडमिशन किया जाना चाहिए। यानी जो स्कूली शिक्षा थी उसको 10 वर्ष के बजाय 12 वर्ष करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। तो इससे क्या होगा कि जब कोई स्टूडेंट 12 वर्ष तक यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेगा तब जाके वो हायर एजुकेशन में एडमिशन प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने की बात उन्होंने कही और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया। इस आयोग ने अपने देश में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा अखिल भारतीय शिक्षा आयोग को स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। इसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाया जाए। बाद में इस अनुमोदन को संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया था। समवर्ती विषय का मतलब होता है कि शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रावधान करें, दोनों मिलकर कार्य करें और अगर कोई टकराव होता है तो केंद्र के जो अनुशंसा होगी, केंद्र के प्राधिकार को मान्यता दी जाएगी, लेकिन संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसके बाद फिर देखिए 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया और यह जो आयोग था अपने देश में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1952 ईस्वी में। इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा के लिए इस गठन देखिए 1955 में बाद में किया गया और इस आयोग ने सर्वप्रथम 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी। इन्होंने कहा था कि पहले 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की जाए, उसके बाद 4 वर्ष की उच्च शिक्षा का जो है विकल्प अपने देश में किया जाए। इस आयोग ने देखिए बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को भी स्थापित करने की सिफारिश की थी। इन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को भी अपनाने की सलाह दी थी। यानी इन्होंने कहा था
कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया जाए, और इससे क्या होगा कि जो मूल्यांकन करने का तरीका है वो बेहतर हो जाएगा। संख्यात्मक अंक देने के बजाय इन्होंने कहा सांकेतिक अंक दिए जाए, यानी संख्यात्मक अंक का इन्होंने विरोध क्यों किया, क्योंकि इससे भेदभाव होता था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस प्रकार से अंक न दिया जाए, बल्कि सांकेतिक रूप में अंक दिए जाए। जैसे आजकल देखिए ग्रेडिंग प्रणाली होती है, उसमें क्या होता है कि किसी को अंकों के रूप में नंबर नहीं दिए जाते, बल्कि A B C D ग्रेडिंग दी जाती है, उसमें A+B ऐसे करके दिया। इससे क्या होता है कि भेदभाव बहुत कम होता है। इसके अलावा देखिए इन्होंने उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषयों जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि विषयों को अनिवार्य करने की बात कही। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया था 1958 ईस्वी में। इसको देखिए देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति की अध्यक्षता देखिए दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा की गई थी, और इन्होंने बालक और बालिकाओं की शिक्षा में समानता लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दिए जाने की अनुशंसा की थी, और माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा की अनुशंसा इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद फिर देखिए 1961 ईस्वी में एक और समिति गठित की गई थी जिसका नाम था भावनात्मक एकता समिति। इस समिति को देखते डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य था देश में भावनात्मक एकता को बल देना। उसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति दी थी, और क्या कहा था कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, यानी भारत की भविष्य का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है। इस आयोग को देखिए कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की द्वारा की गई थी। इसका गठन देखिए 1966 ईस्वी में किया गया था, और उस समय की जो केंद्रीय सरकार थी इसका गठन इसलिए की थी कि अपने देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको नया आकार दिया जाए, नई दिशा दी जाए। इसमें देखिए कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 6 विदेशी वर्ग थे, और इसके लिए कार्यकारी दल भी बनाया गया था। इस आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 3 वर्ष के डिग्री कोर्स और 4 वर्ष के ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव इस आयोग के द्वारा रखा गया था, जिसका देखिए आज भी हम लोगों को प्रमाण देखने को मिलता है। आज भी कोई स्टूडेंट अगर ऑनर्स कोर्स करना चाहता है तो उसको 4 वर्ष तक जो है ग्रेजुएशन करना पड़ता है, लेकिन पास कोर्स के लिए 3 साल की होती है। इसके अलावा देखिए इन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा प्रारंभ करने का सुझाव दिया, यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस। इसके अलावा देखिए इन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, और राज्य सरकारों को भी अपने बजट का 6% इस पर खर्च करना चाहिए। यानी इन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च करने की बात कही। इसके अलावा देखिए इन्होंने केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा पर तथा राज्य सरकार को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। इसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा विभाग को स्थापित करवाए जाने की अनुशंसा की थी। इसके अलावा देखिए सभी राज्यों में कम्प्रहेंसिव कॉलेज को इन्होंने शिक्षा ट्रेनिंग के लिए स्थापित किए जाने की बात कही। इसके अलावा फिर देखिए इन्होंने प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की बात कही। उच्च शिक्षा में इन्होंने शिक्षण में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम भी शुरू करने की बात कही थी। यानी इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए, टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए 1 वर्षीय एमएड पाठ्यक्रम भी शुरू करने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा इन्होंने देखिए भारतीय शिक्षा सेवा IES की स्थापना की भी बात कही। तो इतनी सारी अनुशंसाएं इस आयोग के द्वारा दी गई। इसके बाद देखिए अपने देश में इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पर त्रिभाषा सूत्र ट्राई लैंग्वेज फार्मूला जो है अपनाया गया, और वर्ष 1968 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके इस त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की। इसके अनुसार देखिए जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाओं, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण अनुदेशन की भाषा बनाने की बात
कही, यानी 3 भाषाओं का पठन पाठन में किया जाना इन्होंने कहा। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने 1966 ईस्वी में प्रकाशित कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इस निर्णय को लिया, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इस सूत्र को नहीं अपनाया। आज भी देखिए दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के लिए जो है हमेशा विरोध होता है, वहां के लोग हिंदी भाषा को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा देखिए 10+2+3 जो शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, इसको भी इसी समय अपनाया गया और वो अनुशंसा जो है उसी दौलत सिंह कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। इसको देखिए 1972 ईस्वी में शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के सम्मेलन में इस पद्धति को अपनाया गया और देश भर के लिए औपचारिक रूप से अपनाने की घोषणा की गई। और ये व्यवस्था देखिए 2020 तक चली है, अभी भी देखिए चली रही है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में जब से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है तब इसको उससे प्रतिस्थापित कर दिया गया। लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे पूरी तरह से जो है नई शिक्षा नीति नहीं लागू हो पाई है, तो अभी भी यह शिक्षा प्रणाली चल रही है। इसके देखिए तुरंत बाद ही शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में इस पद्धति को लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति को नियुक्त किया था। इसको देखिए 1917 ईस्वी में स्थापित सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की अग्रगामी के रूप में माना जाता है। यानी इस पॉलिसी को सबसे पहले 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग ने लागू करने की बात कही थी और जिसका लगभग देखिए 1917 के बाद 1972 में लगभग 55-56 साल के बाद भारत सरकार के द्वारा भी लागू करने की बात कही गई। इसके बाद फिर देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-39 और भारतीय शिक्षा कमीशन 1966 ने भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही सुझाव दिए थे। यानी इस प्रकार का सुझाव 2-3 बार सरकार को दिया जा चुका था, जिसके बाद सरकार ने इस जो है सिस्टम को अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में लागू किया। इसके बाद फिर देखिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की बात कही। 1976 से पहले शिक्षा जो है मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार में थी और यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर पर विकास और प्रयास किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया। यानी पहले जो शिक्षा थी वो राज्य के अधिकार में हुआ करती थी, तो इसको कहा गया कि राज्य सही तरीके से शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, जिससे क्या होगा कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे तो शिक्षा में बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकेगा। तो इसमें इसकी अनुशंसा की गई थी। उसके बाद देखिए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ईस्वी में घोषित की गई थी और यह पूरी तरह से कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर ही आधारित थी। इसको देखिए 24 जुलाई 1968 ईस्वी को घोषित किया गया था। इस पॉलिसी में सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता और समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण करके 10+2+3 पद्धति को विकसित करना, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास करना, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास करना तथा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल देना, नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर देने की बात कही गई। इसी अंतराल में देखिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने श्री एस आदिशेषय के अध्यक्षता में, ये उप कुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट लर्निंग टू डू टुवर्ड्स से लर्निंग सोसाइटी के शीर्षक से मार्च 1978 ईस्वी में भारत सरकार को प्रस्तुत किया। इसके बाद फिर देखिए 1978 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया, ताराकुंडे समिति, और इस समिति की अध्यक्षता वी.एस. ताराकुंडे के द्वारा किया गया था। इस कमेटी ने चरित्र निर्माण तथा संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्य, विकास आदि को शारीरिक श्रम और शिक्षा के द्वारा विकसित करने का सुझाव दिया। इसके बाद फिर देखिए 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। इसको शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य के नाम से 1983 में प्रकाशित भी करवाया, ताकि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी सीमा तक कोठारी आयोग के प्रयोजन और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया। यानी आगे की आने वाली जितनी भी पॉलिसी थी उसमें जो कोठारी आयोग की अनुशंसाएं थी, उनकी जो रिपोर्ट में बातें कही गई थी, उनको शामिल किया जा रहा था, उन पर गौर किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि कोठारी आयोग ने अपने जो प्रतिवेदन में, अपने रिपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जो अनुशंसाएं
की थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए। इसलिए देखिए अलग अलग समय पर उनके प्रतिवेदनों को ध्यान में रखा जा रहा था। इसके अलावा फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली नेशनल एजुकेशन सिस्टम में संविधान की मूल धारणा एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, इसको भी वरीयता देने का सिद्धांत लागू किया जाए और इसका यह महत्वपूर्ण घटक भी था। 1986 की जो राष्ट्रीय नीति थी आने वाले समय के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में मैग्ना कार्टा के रूप में मानी गई। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसमें देखिए सबसे पहले इसने महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी अपने शैक्षिक विचारों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही थी। फिर यही बात देखिए कोठारी आयोग के द्वारा भी कही गई और उसके बाद फिर देखिए जो 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन समिति थी उसने भी ये बात कही थी। तो बहुत कई बार ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई। इसके अलावा देखिए इसने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा दूरस्थ अध्ययन पर भी बल दिया और इसी के अनुशंसा के बाद देखिए अपने देश में इग्नू की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखिए इसने शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन के बारे में भी कहा और कहा कि इसको समानता के लिए शिक्षा की अवधारणा के रूप में जो है माना जाए और इसको उसको तरीके से स्थापित किया जाए। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर भी इसने बल देने की बात कही। शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण करने की इसने बात कही। कहा जाए कि शिक्षा को पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जाए और इसको व्यवसायीकरण कर दिया जाए, यानी इसको एक तरह से स्किल से जोड़ दिया जाए और इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए, लोग कोई ना कोई व्यवसाय कर लें, जो है बेरोजगारी की समस्या इससे दूर होगी। उसके अलावा देखिए इन्होंने शिक्षकों की शिक्षा के लिए भी बात कही और उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष उल्लेख किया गया कि किसी भी देश के लोगों का स्तर उनके अध्यापकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता है, इसलिए शिक्षकों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं और उनको अच्छे शिक्षक के रूप में विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा फिर देखिए इन्होंने समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू करने की बात कही और उन्होंने कहा कि प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा को आधारभूत पाठ्यक्रम माना गया और इसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। इसके अलावा देखिए 10+2 स्तर पर इन्होंने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करने तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही। 10+2+3 स्तर पर छात्रों को उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करवाया जाना तथा विभिन्न निकायों की शिक्षा दिया जाना, जिसमें चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा को इन्होंने प्रदान करने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय विकास की संभावना भी बनाने की बात कही। कहा गया कि 10+2 स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा अगर स्टूडेंट को दी जाएगी तो इससे देश के विकास की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। इसके अलावा इन्होंने देखिए प्रत्येक जिलों में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित करने की बात कही और कहा कि इसको एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और उनको भी आगे बढ़ाने में सरकार मदद कर सके, जिससे देश के विकास में वो बाद में योगदान दे सकें। उच्च शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए उन्होंने मुक्त या खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी बात कही। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इसको उन्होंने कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए कहा और निम्न स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बंद किए जाने की बात कही तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। इसके अलावा इन्होंने देखिए परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करने की भी बात कही तथा तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा इन्होंने देखिए बाह्य मूल्यांकन ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करने की बात कही ताकि मूल्यांकन की विश्वसनीयता बनाई जा सके। यानी इन्होंने कहा कि जो नंबर वाली संख्या वाला रिजल्ट पद्धति है उसको हटा दिया जाए, बल्कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाए, जिससे क्या होगा कि मूल्यांकन भी बेहतर होगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिलों में जिला बेसिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट के नाम से कहा जाता है, उसको भी स्थापित करने की बात इन्होंने कही थी। और देखते हैं हम लोग इस समय हर जिले में लगभग डाइट जो है होता ही होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए इन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही।
ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना बनी, जिसको प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ये देखिए इसलिए लाया गया था कि जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें कुछ आमूलचूल बदलाव लिया जाए, या कुछ जो चीज़ें उसमें नहीं मेंशन की गई थी तो उसको अलग से इसमें मेंशन किया गया, और फिर देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया गया। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो इसी के लिए देखिए समीक्षा का मतलब ही होता है कि कोई पॉलिसी जब सरकार लागू करती है तो देखती है कि इसका 5 सालों में किस प्रकार का रिजल्ट रहा, ये किस प्रकार से प्रोग्रेसिव थी कि नहीं। अगर इसमें कुछ कमी है तो उसमें क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए ये बात कही गई थी। तो सरकार ने देखिए केवल 3 वर्ष बाद ही 1990 में इसकी समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति की स्थापना कर दी, और उसकी समीक्षा से पूर्व ही फिर 1992 ईस्वी में जनार्दन रेड्डी समिति की भी स्थापना कर दी। यानी 5 वर्ष से पहले ही 2 महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया गया इस पॉलिसी की समीक्षा करने के लिए। उसके बाद देखिए इन दोनों के समायोजन से वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए गए तथा इसका नाम संशोधित राष्ट्रीय नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विथ मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। सरकार ने कुछ परिवर्तन कार्य योजना के नाम से इसका नाम रखा, यानी इसको परिवर्तित कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी संबोधित किया। इसने देखिए पूरे देश में +2 को अधिक संगठित बनाने की बात कही, समग्र साक्षरता पर बल दिया जाने का बात कहा, निरक्षरों की साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाने की बात इनके द्वारा कही गई। इसके अलावा देखिए इसने राष्ट्रीय साक्षरता योजना नेशनल लिटरेसी मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य में जोड़ा जाना, ये सारी बातें इन्होंने इसमें कही। इसके अलावा देखिए इन्होंने रोजगार और स्वरोजगार की आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी शुरू करने पर बल दिया। इसके अलावा देखिए इन्होंने ब्लैक बोर्ड शिक्षा योजना में और अधिक मूल एवं प्रायोजनिक सुधार करने की बात कही। इसको इन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू करने की बात कही। यानी जो ब्लैक बोर्ड योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी ये प्राथमिक शिक्षा के लिए थी, तो इन्होंने कहा कि इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने देखिए मुक्त शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ किए जाने की बात कही, यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम शुरू किया गया था उसको कहा गया इसको और बेहतर बनाया जाए। परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार होते इन्होंने राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन बनाने की बात कही, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी का परिणाम मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनुशंसा की गई थी और बाद में देखिए सरकार के द्वारा NTA का भी जो है निर्माण किया गया था। इसके अलावा देखिए इन्होंने भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को और अधिक सुदृढ़ करने की बात कही। AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा देखिए इन्होंने 1983 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही, और शिक्षा शिक्षण में केंद्र स्थापित करने के लिए भी इन्होंने कहा। उसके बाद फिर देखिए 1990 ईस्वी में जो आचार्य राममूर्ति समिति गठित हुई थी, इस समिति ने 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ संशोधन करने की बात कही, और उसमें इन्होंने कहा था कि मॉड्यूलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति को कौशल विकास से संबंधित किया जाए और इसको वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जोड़ा जाए। जैसे देखिए कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि सेमेस्टर प्रणाली और मॉड्यूलर शिक्षा की जो है बात किसने कही थी, तो आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा कही गई। इसके बाद फिर देखिए 1993 ईस्वी में गणना समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता की सिफारिश की थी। इस समिति ने देखिए मानित विश्वविद्यालयों, जिनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इनकी बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए भी अनुशंसा की। यानी उस समय अपने देश में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके अलावा देखिए इस समिति ने उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन की स्थापना की भी बात कही थी। शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने और विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव इनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद जो देखिए जो यशपाल समिति गठित हुई थी 1993 ईस्वी में, ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित हुई थी, और इसने 15 जुलाई 1993 ईस्वी में विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने की बात कही, और कहा कि बिना बोझ की शिक्षा जो है अपने देश में लोगों को प्रदान की जाए,
और सरकार इसके लिए प्रयास करे। इसके बाद फिर देखिए 2006 ईस्वी में एक और समिति गठन हुई थी जिसका नाम था लिंग 2 समिति, और यह समिति देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए और छात्र राजनीति में धन और बाहुबल से छुटकारा दिलाने के लिए गठित की गई थी। यानी इस समिति का उद्देश्य यह था कि अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में छात्र संघ, छात्र राजनीति को कंट्रोल कैसे किया जाए और इसमें जो राजनीतिक जो है हस्तक्षेप जो है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसमें चुनावी खर्चे कैसे कम किए जाएं, इन सारी चीज़ों के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसकी सभी अनुशंसाओं को देखिए उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि इसको उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही गठित किया गया था। इसके बाद फिर देखिए 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था जिसको नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इस आयोग ने देखिए उच्च शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिए ताकि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाया जा सके और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। इस आयोग का उद्देश्य भारत को उत्साहपूर्ण समाज बनाना था और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी थी जो हमारी तथा देश की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए। यानी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर वर्ल्ड लेवल का बनाना था और वर्ल्ड के लेवल पर कंपटीशन के लायक भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाना था। तो इसके लिए देखिए उच्च शिक्षा में शोध कार्य किए जाने, विज्ञान एवं तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई। इसके अलावा देखिए इन्होंने मानव क्षमता को बढ़ाए जाने की बात कही और इसी बृहद कार्य को ध्यान में रखते हुए 2005 से 2008 यानी 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष देखिए सैम पित्रोदा को बनाया गया था और इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं इस प्रकार से दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नई अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के परिवेश में बहुअनुशासनिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी व्यावसायिक लोगों की मांग को पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। यानी कहा कि जो पुराना पाठ्यक्रम ट्रेडिशनल रूप से चला आ रहा है अब उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए, यानी विभिन्न प्रकार के विषयों को शामिल किया जाए जिससे स्टूडेंट के अंदर नए नए कौशल डेवलप हो और जिससे देश अपने को कम्पिटिटिव लेवल पर दुनिया में भागीदार बनाए और दुनिया के देशों को अपना नॉलेज शेयर करे और उनसे नॉलेज प्राप्त करे। इसके अलावा फिर देखिए इन्होंने उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर न्यूनतम 15% तक ले जाने की बात कही। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपने देश में उच्च शिक्षा का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो उसको बढ़ाया जाए और इसको 7 से बढ़ाकर 15 तक किया जाए। इसके लिए उन्होंने देश में 2015 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 तक करने की बात कही। यानी उन्होंने कहा कि 2015 तक अपने देश में विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 1500 तक कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने देखिए भारतीय क्षेत्रों में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की भी अनुमति देने के लिए कहा। यानी उन्होंने कहा कि अपने देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को भी स्थापित करने दिया जाए जिससे क्या होगा कि अपने देश में वैश्विक लेवल की शिक्षा मिलनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा देखिए इन्होंने विश्वविद्यालयों पर से कॉलेजों की संबद्धता के बोझ को कम करने की बात कही। इन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार अपने देश में विश्वविद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को अपने साथ जोड़ने की बात करती है, संबद्धता की बात करती है, तो इसको कम किया जाए, इसको घटाया जाए। इसके अलावा देखिए इन्होंने शिक्षा का जो विनिमय ढांचा था उसको बदलने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने देखिए उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने और भविष्य में इसके प्रसार हेतु एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा नियंत्रक प्राधिकरण यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की अनुशंसा की। इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% उच्च शिक्षा पर खर्च करने की बात कही, जबकि पूरी शिक्षा पर 6% खर्च करने। यानी इन्होंने कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाए और उच्च शिक्षा पर इसका 1.5% खर्च किया जाए। और इन्होंने कहा कि सबको शिक्षा सुलभ करवाई जाए, यानी कोई भी ऐसा ना हो अपने देश में जिसको शिक्षा न मिले बल्कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा फिर देखिए 2009 ईस्वी में उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्जीवन सलाहकार समिति का गठन हुआ और इस समिति को देखिए यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष जो है प्रसिद्ध शिक्षाविद और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया था। इस समिति ने भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। सबसे पहला इन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय उच्च संस्थान तथा अनुसंधान आयोग की स्थापना की जाए। यूजीसी और एआईसीटी जैसी उच्च शिक्षा नियामकों
को समाप्त कर दिया जाए और इन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के दायरे में लाने की सिफारिश की। यानी उन्होंने कहा कि यूजीसी और एआईसीटी को समाप्त करके एक नया संस्थान बनाया जाए और इनको इसी के दायरे में लाया जाए। और इसको इन्होंने देखिए नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से स्थापित करने की बात की। इसको शॉर्टकट में NCHER के रूप में जाना गया। इसके अलावा फिर इन्होंने देखिए विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा करने की बात कही जहां कृषि, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विज्ञान और समाज शास्त्र जैसे सभी विषयों को पढ़ाया जा सका। यानी इन्होंने कहा कि अलग अलग विश्वविद्यालयों को अलग अलग कोर्स प्रदान करने से अच्छा क्या है कि एक ही विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध होने चाहिए, कृषि का भी, इंजीनियरिंग का भी, प्रबंधन का भी, साइंस टेक्नोलॉजी का भी और समाज शास्त्र का भी। जिससे क्या होगा कि अपने देश के विश्वविद्यालयों की क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इसके अलावा इन्होंने देखिए डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाने की बात कही ताकि मनमानी तरीके से ऐसे विश्वविद्यालय नहीं खोले जा सके। यानी इन्होंने कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय जो हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, इनको मनमानी तरीके से खोलने पर रोका जाए। इसके अलावा देखिए इस समिति ने भी भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के खोलने के बारे में सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि विश्वविद्यालयों को मनमाने तरीके से अपने देश में न आने दिया जाए, बल्कि इनको बेहतर निगरानी और जांच परख के बाद स्थापित करने की बात कही जाए। इसके अलावा इन्होंने देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने की सिफारिश की। यानी इन्होंने कहा कि IIT और IIM को भी यूनिवर्सिटियों की तरह डेवलप किया जाए जिससे अपने देश में बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। IIT और IIM में प्रवेश परीक्षा इन्होंने ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम के पद्धति पर कराने की बात कही। यानी इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम के आधार पर इसको कराया जाना चाहिए और इसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए इस समिति ने स्नातक डिग्री और बहुअनुशासनिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम पर जोर देने की बात कही। इसके बाद फिर देखिए 2009 में शर्मा समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास पर विचार विमर्श किया था। इसने देखिए विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान के संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस समिति ने तत्कालीन शिक्षा का विस्तार करने, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सामर्थ्य प्रदान करने का भी सुझाव दिया था। इसके अलावा देखिए इस समिति ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हर वर्ष बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपया खर्च किया। यानी इन्होंने कहा कि यूजीसी के द्वारा अपने देश में बुनियादी विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाए। इसके बाद फिर देखिए 2011 ईस्वी में डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने की नीति को सुचारू रूप देने की सिफारिश की थी। इसके अलावा देखिए इस समिति ने प्रत्येक संस्थान में अनुसंधान के लिए 2% बजट निर्धारित करने का भी सुझाव दिया था। इसके बाद फिर देखिए 2012 ईस्वी में केवी पवार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने उच्च शिक्षा में देखिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी प्राइवेट पार्टनर जो है पार्टनरशिप करने की बात कही, जिसको देखिए PPP के नाम से जाना जाता है, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके देखिए इन्होंने 4 मॉडल के विकल्प सुझाए थे, जिसमें इन्होंने पहला मॉडल क्या कहा था, ये आधारभूत ढांचा मॉडल होगा, यानी पहले आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए कार्य किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इन्होंने दूसरा मॉडल कहा क्या था कि आउटसोर्सिंग मॉडल कहा। तीसरा इन्होंने इक्विटी या हाइब्रिड मॉडल का कॉन्सेप्ट बताया था और चौथा मॉडल इन्होंने रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल के रूप में कहा। यानी इस 4 प्रकार के मॉडल पर ये जो है सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर भागीदारी करके शिक्षा को बेहतर बनाने का कार्य करें। इसके बाद देखिए सरकार ने वर्ष 2016 में यूजीसी डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन गाइडलाइन 2016 जारी की थी और यह पहल उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर कुछ ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने के लिए की गई थी। 2018 तक जब ऐसे पहले 6 संस्थानों को नामित किया गया था तो इन्हें विश्व स्तर के संस्थानों यानी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के स्थान पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में नामित किया गया। तो इस प्रकार से देखिए विभिन्न तरह की समितियों का गठन किया गया और इनका समय काल जो है अलग अलग था। तो इनसे आपके
क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो आयोग गठित किए गए थे उनका क्रम किस प्रकार से है, कौन कौन से सन में किसकी किसकी स्थापना हुई थी। तो इसको आप लोग एक बार अगर अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका जो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है वो गलत नहीं होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की क्लासों में देखिए अध्ययन किया है। तो उसमें हम लोगों ने इसके पूरे पर्सपेक्टिव को पढ़ा था, यानी प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए। यहाँ लेकिन हम लोग को किसके बारे में देखना है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी थी, यानी इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए थे। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देखिए ये कब हुई थी, कब इसके लिए गठन क्या किया गया था, पहले इसके बारे में प्रारंभिक बातों को जान लेते हैं और उसके बाद तब आगे की चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखिए यह जो शिक्षा नीति थी 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस शिक्षा नीति को देखिए 34 वर्ष के बाद, यानी अभी हम लोगों ने जो देखा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके बाद देखिए जो है बेहतर तरीके से लाया गया था और इसने इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको प्रतिस्थापित भी किया है। इस शिक्षा नीति की देखिए जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं वो क्या क्या है। पहला देखिए क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। क्या बातें हैं? कहा गया कि सबकी शिक्षा तक पहुंच हो, सबको समान शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा की गुणवत्ता जो है बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा जो है अफोर्डेबल होनी चाहिए, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, और शिक्षा में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसके अलावा देखिए नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए 2017 में ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया था और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो इसरो के जो हेड थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इस कमेटी ने देखिए मई 2019 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति के रूप में स्थापित की गई। और अब देखिए अपने देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और कुछ राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी इसके तहत देखिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% के हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति में जो वर्तमान 10+2+3 मॉडल था उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है और एक नया मॉडल जिसको 5+3+3+4 के नाम से जाना जाता है इसको स्थापित करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए इस शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि हेतु तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अलावा देखिए इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा देखिए इस शिक्षा नीति में शिक्षा और सीखने यानी एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए इस शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जो सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको GER के नाम से जाना जाता है इसको 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया। यानी उच्च शिक्षा में जो एडमिशन है, जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बहुत वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है और उसको 26.3 से बढ़ाकर 50% तक करना है। इसके अलावा इन्होंने देखिए स्नातक पाठ्यक्रम को मल्टीपल एंट्री एग्जिट के रूप में लचीला बनाने की बात कही है। इन्होंने कहा गया है कि इसके तहत 3 या 4 वर्ष का जो स्नातक कार्यक्रम है उसको कई स्तरों पर बांट दिया जाए, जिसमें देखिए स्टूडेंट अपने अनुसार उस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। अगर उनको कोई समस्या होती है तो वो बीच में उसको छोड़ भी सकते हैं, फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट जिस तरीके से बीच में छोड़ेंगे तो उसके अनुसार उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाए, डिप्लोमा प्रदान किया जाए। और उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई स्टूडेंट 1 वर्ष के बाद
किसी कारणवश पढ़ाई रोक देता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। 2 वर्षों के बाद अगर उसने पढ़ाई में किसी बाधा की वजह से बीच में रुकावट हो गई तो उसको डिप्लोमा प्रदान किया जाए, और वह अगर पूरा 3 वर्ष तक पढ़ाई कंप्लीट करता है तब उसको स्नातक की डिग्री प्रदान की जाए। उसके अलावा उन्होंने 4 वर्षों बाद शोध के साथ स्नातक करने की बात भी कही, यानी 4 वर्षीय स्नातक में उन्होंने कहा कि रिसर्च भी कराया जाए स्टूडेंट को। 4 वर्षीय स्नातक की बात भी इसमें कही गई है और बहुत से संस्थानों के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को इन्होंने डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको शॉर्टकट में एबीसी के नाम से जाना जाता है, इसको भी अपनाए जाने की बात कही थी। और कहा कि जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान करने में आसानी होगी। यानी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने से किसी भी स्टूडेंट को दूसरे शिक्षण संस्थान में एडमिशन कराए जाने पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को ले जाने की बाध्यता नहीं होगी। वो शिक्षण संस्थान इस एकेडमिक कार्ड को देखकर उसके परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से परखेगा और फिर अपने संस्थान में उनको प्रवेश दे देगा। इस शिक्षा नीति के तहत एमफिल का जो कोर्स था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और कहा गया है कि अब इस प्रकार के कोर्स को भविष्य में कराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, भारत उच्च शिक्षा आयोग गठित करने की बात कही। इन्होंने देखिए चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में HECI कहा जाता है, इसके गठन की बात कही है। और कहा गया है कि यह जो आयोग होगा वो अपने देश की उच्च शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से कार्य करेगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए इन्होंने 4 संस्थानों या निकायों को निर्धारित करने की बात, यानी इसके कार्यों में सहायता देने के लिए, इसको बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए इन्होंने 4 और संस्थानों को स्थापित करने की बात कही है। इन्होंने कहा कि इसके कार्यों में सहायता देने के लिए विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको NHERC के नाम से जाना जाता है, इसको स्थापित करने की बात कही है। उसके बाद फिर देखिए, इन्होंने कहा कि मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद के लिए एक जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC की स्थापित करने की बात कही है। उसके अलावा देखिए, वित्त पोषण का कार्य करने के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, यानी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC को स्थापित करने की बात कही है। उसके अलावा इन्होंने प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको NAC के नाम से जाना जाए, उसको स्थापित करने की बात कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि महाविद्यालयों की जो संबद्धता होगी वो 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी, यानी जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटियों से संबंधित होते हैं वो 15 वर्ष तक संबंधित रहेंगे, उसके बाद उनको दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ेगा और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने देश में देखिए जो IIT और IIM हैं, इनके समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू की स्थापना करने की बात कही है। यानी IIT और IIM की तरह जो है कुछ और संस्थानों को स्थापित किया जाए जिसमें बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान का कार्य कराया जाए, तो इनको जो है इसमें स्थापित करने की बात कही गई। इसके अलावा देखिए, शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की बात भी कही गई। तो इस प्रकार से देखिए, ये आयोग जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से नवाचार लाने की बात कर रहा है और नए नए संस्थानों को स्थापित करके अपने देश की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की भी बात इसने कही। तो इस प्रकार से देखिए, हम लोगों ने आज की क्लास में जो आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए, कौन कौन से सुधार करने की बात कही गई और कौन कौन से आयोगों का गठन किन किन वर्षों में किया गया था, इसका हम लोगों ने क्रमवार विस्तृत रूप से अध्ययन किया और मैंने आप लोगों को इसमें बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास। मुझे उम्मीद है
कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आई हो। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अपने देश में किस प्रकार से विश्वविद्यालयों को स्ट्रक्चर्ड किया गया है, यानी विश्वविद्यालयों की जो संरचना है वो किस प्रकार से है, और विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया है और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कितने प्रकार के विश्वविद्यालय अपने देश में होते हैं और इन विश्वविद्यालयों की संख्या किन किन राज्यों में किस प्रकार की है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मेरी इस क्लास में आप लोगों ने अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।